नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज आरबीएससी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर था और पेपर काफ़ी आसान है और थोड़ा सा लेंथी भी है, क्योंकि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह थोड़े एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। लेकिन फिर भी 100 में से 100 अंक आराम से आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा तरीके से और आराम से पेपर को करें, जल्दबाजी ना करते हुए। तो इस वीडियो में हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं और फिल इन द ब्लैंक्स जो है खालिस्तान वाले, उनके आंसर बताएंगे और उसके आधार पे आप चेक कर लीजिए कि उनमें से आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि आपने बहुत बेहतर तैयारी की है और इसलिए आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ है और 100 में से 100 अंक काफ़ी विद्यार्थियों के आने की संभावनाएं हैं। फिर भी ये तो बाद में ही पता चलेगा। एक दो विद्यार्थी की अगर हो सकता है वो 100 में से 100 मानता हो और कहीं गलती हो गई हो, तो छोटी मोटी गलतियाँ इग्नोर भी होती हैं अगर आप सारा पेपर सही करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू का, उसके अंदर लिखा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस, और इसने न्यूटन के अंदर दिया है, न्यूटन कुलाम में। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति कुलाम, और विद्युत जो आपका एरिया वेक्टर है उसका होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ऑप्शन के अंदर दे रखा है, जो न्यूटन कुलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल है वो एफ है, और अगर उसकी दूरी जो है वो 2r कर दी जाए तो बल क्या होगा। तो आप जानते हैं कुलाम नियम जो होता है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप दूरी को 2r कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 4r स्क्वायर बन जाएगा नीचे, यानी आपका जो बल है वो 4 गुना कम हो जाता है, F/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा किस रूप में रहती है, यानी एनर्जी एक कैपेसिटर में किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो आपको पता है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट है कि एमीटर का पाठ्यांक आपको यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि ये जो आपका एमीटर है यहाँ पर, इसमें इसकी रीडिंग्स क्या होंगी। तो रीडिंग एमीटर क्या करता है, एमीटर आपको करंट बताता है। क्या बताता है? करंट बताता है। तो आपको करंट निकालनी थी, और ऊपर दे रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज, और आप यहाँ देखें 5 5 5 और 5 सभी इनका जो रेशियो आएगा जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ते हैं, P/Q = R/S, यानी यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। तो ये 10 ओम वाली जो साइड है यहाँ पे भुजा दे रखी है, ये कोई काम की नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का पहले सीरीज कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ओम, फिर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, ये भी कितना है 10 ओम, और फिर लास्ट में ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में होता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2, यानी 10 गुणा 10 बटे 10 प्लस 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे में 20, यानी कि 5, यानी यहाँ रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 5 ओम का। और वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो ओम नियम लगा देंगे, V = IR, आपको करंट निकालनी है। I बराबर हो जाएगा 2 बटे में 5, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत आवेश q वेग से और q आवेश है वो v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गति कर रहा है, तो उस पर बल क्या लगेगा। देखिए बल का फॉर्मूला जो होता है, जब कोई चुंबकीय बल हम बताते हैं आवेश के लिए, तो होता है QVB sin थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, QVB sin थीटा होता है। आपको ये बताया था कि अगर थीटा 0 हो, 180 हो तो बल 0 होता है, लेकिन अगर वेग भी 0 हो तो भी बल 0 होता है। लेकिन यहाँ बोला कि समांतर गति कर रहा है, इसका मतलब थीटा 0 है। थीटा 0 है तो यहाँ पे कोई बल नहीं लगेगा, शून्य बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र में हम रखें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है -mb cos थीटा, और अगर ये डायपोल होता तो वहाँ आती है PE cos थीटा। ये पहले चैप्टर में आती है -p cos थीटा, और ये आपका जो टॉपिक है ये 5वें चैप्टर का है, मैग्नेटिज्म वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है, यानी जो जनरेटर वो क्या करता है। तो आपको ये अच्छे से पता है कि ये
जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान क्या है। तो ये एसी वाले चैप्टर का है और इसमें आपको पता है कि इस तरीके से हम लगाते हैं, v बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी नोट सी की होल स्क्वेयर माइनस वी नोट एल की होल स्क्वेयर। इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे। तो आपको देखो वी सी की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, वी एल की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो इसका स्क्वायर करके हमें माइनस करना पड़ेगा। और वी आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और यहाँ वी सी की वैल्यू हो जाएंगे 10, तो यानी 100 और माइनस ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके और यहाँ पे आप इसका वर्गमूल रूट निकालेंगे तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, 10 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेंस का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पदार्थ। आपको बहुत अच्छे से बार बार ये बताया है, बार बार टेस्टों में दिया गया है कि लेंस का नियम है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादन किनका किया जाता है। तो ये आपको पता है 8वें चैप्टर का क्वेश्चन है ये। माइक्रोवेव्स का, सूक्ष्म तरंगों का इसके द्वारा संसूचन है वो किया जाता है। फिर है कि आपके पास F1 और F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस हैं, उन दोनों को संपर्क में रखा तो उसका संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता है कि जो भी आप दो लेंसों को संयोजन में रखते हैं तो उनकी फोकस दूरियां व्युत्क्रमानुपाती के अकॉर्डिंग ऐड होती हैं इस तरीके से। और इनका एलसीएम लेंगे आप F1 F2 और ऊपर चला जाएगा F1 प्लस F2, लेकिन ये 1/f के बराबर है, तो इसको जब आप वापस रिवर्स करेंगे, पलटेंगे, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा और एडिशन है वो नीचे आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि क्या होती है। यानी कि जो आपकी ट्रांसवर्स नेचर होती है लाइट वेव्स की, वो किससे कन्फर्म होती है। तो होती है पोलराइजेशन से, यानी ध्रुवण से। ठीक है, ये आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोन की एनर्जी 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो वर्क फंक्शन है वो है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो निरोधी विभव का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एच न्यू की वैल्यू दे रखी है, एनर्जी इंसिडेंट है वो, और एच न्यू नोट की वैल्यू यानी वर्क फंक्शन दे रखा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसमें आइंस्टीन इक्वेशन लगा देंगे, वो होती है एच न्यू इक्वल एच न्यू नोट प्लस ई वी नोट। और मैं यहाँ पे के मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे निरोधी विभव पूछ रहा है तो इसको आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल ई वी नोट। अगर आपको एनर्जी पूछी जाती तो आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते, लेकिन पोटेंशियल को आपको पूछ रहा है तो ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 10 वोल्ट यहाँ पर आपका आंसर है वो हो जाएगा, यानी 10 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। देखिए, इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, बाहर निकालना है, तो आपको ये बताया हुआ है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ये आपका मान लो n=1 के अंदर है इलेक्ट्रॉन अभी -13.6 में। तो इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से बाहर निकालना है तो आपको प्लस में एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाए और ये जो एटम है वो अब आयन बन जाएगा। और जब आप इसको प्लस के अलावा कुछ और एनर्जी देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, तो ये किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है, उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के अभिकृत के अनुसार निम्नलिखित भौतिक राशि क्वांटी करते हैं। कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है बोर मॉडल में। तो आपको बताइए, एंगुलर मोमेंटम जो है, फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था कि mv/r इक्वल NH/2π। तो ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पर क्वांटीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके बराबर है, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की वो किसके इक्वल है। तो आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो उतनी ही होती है जितनी कि मास डिफेक्ट होता है। या न्यूक्लियस के अंदर जो मास डिफेक्ट होता है, द्रव्यमान क्षति जो होती है, उसके बराबर होती है बंधन ऊर्जा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा डी। फिर नेक्स्ट है,
कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं, यानी जो मेजोरिटी में होते हैं एन टाइप में वो कौन होते हैं, तो पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर पी टाइप होता है तो उसके अंदर आपके होल्स होते हैं, तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन से वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जिसमें है कि परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, यानी जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है चालकता, तो चालकता होती है उनकी जीरो। ठीक है, जीरो होती है। और टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर की बात करें तब कुछ बॉन्डिंग उनमें टूटती हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, उसके बाद उनमें कंडक्टिविटी आनी शुरू होती है। तो यहाँ पे आएगा पहला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये आपके फिर एमसीक्यू क्वेश्चन थे, आप इसको निशान लगा लेना, कितने आपके सही हैं कितने गलत आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको पता है कि जो डायपोल होता है आपका, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अक्ष के ऊपर, वो आता है 2kp/r3। तो यहाँ पे r की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, r की पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाण, ये आपको बहुत बार बताया हुआ है, इसे बोलते हैं मोबिलिटी, गतिशीलता यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए उसके पैरेलल में पार्श्वक्रम में आप एक शंट प्रतिरोध लगाते हैं जो कि अलप प्रतिरोध होता है। ठीक है, शंट प्रतिरोध लगाते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान। देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए जो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके लिए नेगेटिव होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए पॉजिटिव होता है लेकिन अल्प होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन अल्प होता है, यानी आप कह सकते हैं अल्प धनात्मक पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन आपका ये लेस होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो आपको बताइए, आपको फैराडे का रूल्स पूछ रहा है d∅b/dt, यानी फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर। तो यहाँ आएगा चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरकता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से, आपको पता है कि ओनली जब इंडक्टर लगा हो और ओनली कैपेसिटर सर्किट में लगा हो तो धारा और वोल्टेज में 90 डिग्री का कलांतर रहता है। तो इसने सब कुछ लिखा है, आपको यहाँ पे लिखना था π/2, 90 डिग्री का कलांतर यहाँ पर रहेगा। जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता आधी हो जाती है। ये आपको पता है, मेल्स रूल है ये, I0 cos² थीटा। तो यहाँ पे जब भी पोलराइड से लाइट गुजरती हैं तो वो जस्ट हाफ हो जाती हैं, उसके बाद वो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। तो यहाँ पे आधा आएगा कि आधी हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेनार्ड के प्रेक्षण में 2 इलेक्ट्रोडों वाली निर्वात कांच की नली के उत्सर्जक पट्टिका पर विकिरणों को आपतित करने पे परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे आएगा अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी यूवी। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरणों को आपतित करवाने पर धारा का प्रवाह होता है, यहाँ पराबैंगनी आएगा। नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन के न्यूट्रॉन की खोज का सिर्फ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज उसने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो हमारे थॉमसन ने की थी। और नेक्स्ट है कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का मान जो है वो 10⁻5 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर के बीच में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठाया हुआ है। पहले ही पेज पे आपको ये 3 कैटेगरी दे रखी है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, इन्हीं में आपकी गड़बड़ हो सकती है, बाकी तो मुझे लगता है ठीक है। तो आप इसके हिसाब से चेक कर लीजिए अपने कितने आपके जो आंसर है वो सही हैं, कितने गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर है, जैसे कि द्विध्रुवागुण की परिभाषित देना है। ये जैसे आपको मैंने बहुत बार बताया था कि कैपेसिटर के ऊपर सवाल जो है वो 100% आएगा और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले देखिए, आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होते हैं, कैपेसिटर, वो पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं C1 प्लस C2 इस तरीके से, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें ऐसे जुड़ते हैं C1 C2/C1 प्लस C2। जैसे प्रतिरोध जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस उसके अपोजिट होता है इसमें। तो ये पिकोफैरेड दे रखा है, तो ये 3 पिकोफैरेड डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका सीरीज में होगा और आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, नॉर्मल ऐसे हो जाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आता है हमारा, जिसमें हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है कि इसमें से आपको पहचाना है इसमें गलत क्या है, क्या गलती है। तो आपको पता है कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कभी वो काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती हैं। तो यहाँ पे आएगा कि ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन हेतु चुंबकीय आघूर्ण एम वाली चुंबकीय सुई पे बल आघूर्ण का मान। तो आपको पता है टो बराबर एम बी साइन थीटा होता है। नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि एक चुंबक को एस साइड को इसके पास लेके आया जा रहा है, और आपको ये भी बताया गया था कि इस चैप्टर से आपको डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दे के आपको डायरेक्शन पूछ सकते हैं। और टेस्ट वगैरह में बहुत सारे बार हम ये क्वेश्चन वो बार बार देते आए हैं भी हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस साइड में एस पोल बनना चाहिए, क्योंकि इसमें रिपल्सन होगा, ये नज़दीक आने का विरोध करेगा लेंज नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एस पोल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि ये जो वायर है इससे पीछे से जा रहा है, इसके ऊपर से ऐसे आ रहा है, यानी कि ऐसे है। तो ऐसे है तो आपको पता है कि इसके अंदर एस पोल बनने के लिए करंट वो ऐसे चलनी चाहिए। ठीक है, करंट जब ऐसे चलेंगे इसके अंदर तो करंट वो इस तरीके से इसमें आ जाएंगे। ये आप बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारे पास वन लाइनर, जिसमें एक झिरी द्वारा विवर्तन के फ्रिंजों की तीव्रता व्यतिकरण का डायग्राम बनाना है। जो सिंगल स्लिट होता है उसके कारण ये डायग्राम पूछ रहा है। तो सिंगल स्लिट में आपको पता है, आपने इस तरीके से डायग्राम बनाया होगा। इस तरीके से तीव्रता लगातार घटती जाती है, उच्चिष्ट निम्निष्ट। परमाणु के बोर मॉडल की कोई एक कमी पूछ रहा है, बहुत बार आपको बताया। संलयन का मतलब आपको पता ही है कि संलयन में हल्के नाभिक जुड़ते हैं, बड़ा नाभिक बनता है। पीएन डायोड में यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस का आपको डायग्राम पूछ रहा है। फिर अपवर्तन का स्नेल नियम पूछ रहा है। इसके बाद में सेक्शन बी में ये पहले चैप्टर का एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल इसने दे दिया। हालांकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते नहीं है, जो अभी जो पैटर्न चल रहा था या ब्लूप्रिंट में दिया गया था, पिछले साल भी नहीं आया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ इन्होंने क्वेश्चन एक डाल दिया 1.5 नंबर का। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल किए हैं। डायरेक्ट 2 k λ/r फॉर्मूले पे हो जाएगा। फिर एक ये आपका जो क्वेश्चन है दर्पण का है, दर्पण समीकरण से हो जाएगा 1/v-1/u बराबर f से। फिर यहाँ पे विभव की गणना करनी 1.5 नंबर की। एक ये देखो मैंने क्वेश्चन आपको 6.8 एग्जाम्पल है, ये आपका एनसीईआरटी में 6.8 एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 6 का। और आपको मैंने बोला था कि ये आएगा तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल उठ के आएगा। ये देखो सीधा सीधा यहाँ पे आ गया है 1.5 नंबर के अंदर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 अभिलक्षण आपको यहाँ पे बताने हैं। इसके बाद में ये आपका चैप्टर नंबर रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, अपवर्तनांक वगैरह दे रखा है। हाइगेन का तरंग सिद्धांत मैंने आपको बोला था कि परावर्तन पिछली बार आया, अब की बार अपवर्तन आने की संभावनाएं रहेंगी। ये आपका एज इट इज जो बताया था वो क्वेश्चन आ गया। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लगती है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो परमाणु है उसका रदरफोर्ड मॉडल है ना, उसके हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा की त्रिज्या, स्थिर कक्षा मतलब ये कह रहा है आपकी जो ग्राउंड स्टेट है उसको, तो स्टेबल ऑर्बिट जो है ग्राउंड स्टेट, उसकी कक्षा त्रिज्या और उसकी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की गणना करनी है। तो ये आपका बोर मॉडल के अंदर आता है, ये ऊर्जा की गणना करनी बोर मॉडल में आती है। तो यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हम कहेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, रदरफोर्ड की बजाय यहाँ पे बोर मॉडल होना चाहिए था। फिर आगे आपको बताया था कि जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा ग्राफ है वो इम्पोर्टेंट होता है, और ये ग्राफ यहाँ पे पूछा गया है बनाना, जो इस तरीके से आप बनाते हो। द्रव्यमान संख्या का प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा के साथ ग्राफ इस तरीके से आप बनाते हो। लोहे के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, आगे ये लगातार घटती जाती हैं। और इस ग्राफ के आधार पर 3 कैटेगरी आती हैं, आपका मध्यवर्ती नाभिक, हल्के नाभिक और भारी नाभिक। फिर लास्ट चैप्टर आपका उसमें ऊर्जा बैंड के आधार पर बताया गया कि जो कैडेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, उनमें ऊर्जा अंतराल क्या है, उसके आधार पे आप उनको विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में डिवाइड करते हो। फिर आगे आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज आने की पूरी संभावना है, ये यहाँ पे 3 नंबर में व्हीटस्टोन आ गया है। आपको सेलों का संयोजन ये भी बताया था कि इनमें से फिक्स है क्वेश्चन आना है, ये आ गया। इसके बाद में एम्पियर रूल, ये मैंने आपको बताया था कि सोलेनॉइड है, एम्पियर रूल है, ये क्वेश्चन से आएंगे। गैलोमीटर भी आ सकता है, लेकिन वो तो नहीं आया, लेकिन ये आ गया आपका जो बिल्कुल आसान है, B बराबर μ0I/2πr इसका फॉर्मूला लग जाएगा। बायो सावर्ट रूल पूछ लिया, और ये पिछली बार भी आया था आपका धारावाही पास सर्कुलर वाला, इस बार भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव आपसे पूछ लिया गया है, आइंस्टीन की प्रकाश समीकरण वगैरह पूछ ली। फिर इसके अंदर ये आपको बोला था कि जो RMS मान है AC वाले में, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ अब की बार ये कि हमेशा जो सेक्शन D है उसके अंदर
जो टॉपिक आता है उसके साथ न्यूमेरिकल भी आते हैं उसके ऊपर, लेकिन इस बार न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं। आपको थोड़ा ये मान सकते हैं कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, यानी आपको टाइम थोड़ा लग सकता है इसको करने में। आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि फास्ट काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समय पे काम नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन आपको आते हैं फिर भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे आरएमएस मान पूछ लिया, और जो कैपेसिटर ओनली कैपेसिटर सी जो है उसको पूछ लिया गया है। और आपको मैंने बोला था कि सी वाला कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 90 डिग्री का फेज डिफरेंस निकालते हैं। इसके बाद में रेजोनेंस, आपको बार बार बोला कि रेजोनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस यहाँ पे आ गया है। ट्रांसफार्मर संभावनाएं थी लेकिन नहीं आया, रेजोनेंस भी आपको बताया गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म जो है वो पिछली बार नहीं आया था, प्रिज्म गोलीय पृष्ठ अपवर्तन पिछली बार आया था, वो लेंस मेकर फॉर्मूला आया था। तो मैंने आपको ये बोला था कि प्रिज्म है वो इंपॉर्टेंट है, और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से क्वेश्चन अब की बार आने की संभावनाएं हैं। तो आप देख सकते हैं प्रिज्म भी आया है और इसके अथवा में माइक्रोस्कोप भी आपको दिया गया है। तो ओवरऑल पेपर बहुत ही हम ज़्यादा टफ कुछ नहीं कह सकते, पेपर थोड़ा सा लेंथी हम कह सकते हैं, जिसमें लास्ट के क्वेश्चन जो है उसमें न्यूमेरिकल्स से ना देखे थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पूछे हैं। तो उसके अंदर हमें ये कह सकते हैं हमें टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आसान है। तो आप अच्छे तरीके से अगर करके आए हैं तो आपके 100 में से 100 अंक आराम से आ जाएंगे, और आप नेक्स्ट केमिस्ट्री, मैथ और बाकी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी अच्छी तैयारी करें, उनमें भी कोशिश करें कि 100 में से 100 अंक आप लेके आएँ। सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट में ही ये नहीं होता है कि आप पूरे से पूरे अंक लेके आएँ, आप सभी सब्जेक्ट में कोशिश करें, तब आपके ओवरऑल परसेंट बहुत ही अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अग्रिम पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, विद्यालय की तरफ से। धन्यवाद।